नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 7वां बजट पेश किया है। ये तीसरी बार बनी मोदी सरकार का पहला बजट है। इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। सरकार कह रही है कि ये देश को आगे ले जाने वाला बजट है, वहीं विपक्ष कह रहा है कि ये अपनी कुर्सी बचाने का बजट है। आज 11 बजे निर्मला सीतारमण ने भारत की संसद में बजट पेश किया। बजट भाषण खत्म होते ही सेंसेक्स गिरा और 1000 अंकों तक गिरा। इसके अलावा निफ्टी भी 200 अंक लुढ़का, लेकिन बाद में मार्केट सपाट बनी रही। इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें विशेष बजट जरूर मिला। बिहार को 26,000 रुपये करोड़ का हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आवंटन किया गया है। 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को दिए गए हैं। हम सबको पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों के ऊपर टिकी हुई है। बीते लोकसभा चुनाव में किसानों का गुस्सा झेलने वाली मोदी सरकार ने इस बार खेतीबाड़ी का बजट बढ़ाने की कोशिश की है। पिछले बार 1,25,000 करोड़ रुपए खेतीबाड़ी का बजट था। इस बार उसे मामूली सा बढ़ाकर 1,32,000 रुपये करोड़ कर दिया गया है। इस बार ग्रामीण बजट को लेकर काफ़ी बात हो रही है। मनरेगा के बजट को नहीं बढ़ाया गया है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के आवंटन को भी घटा दिया गया है। पहले गांव की सड़कें बनाने के लिए 19,000 करोड़ का आवंटन पिछले साल किया गया था। इस बार उसे घटाकर 12,000 करोड़ कर दिया गया है, यानी कि 37% घाटा किया गया है। हरियाणा में इस नए बजट को लेकर घमासान देखने को मिला है। जो मौके के सीएम है नायब सिंह सैनी, बीजेपी से आते हैं, उन्होंने कहा है कि खेतीबाड़ी का जो बजट बढ़ाया गया है उससे हरियाणा को लाभ मिलेगा। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इस बजट में प्रदेश का नाम भी नहीं लिया गया और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतने को मिलेगा। इस केंद्रीय बजट में पंजाब के लिए भी कुछ भी स्पेशल नहीं दिया गया है और इस बजट से किसान भी नाराज हैं। पंजाब के किसान खासकर नाराज हैं। इसके अलावा जो विपक्षी दल हैं, चाहे हरसिमरत कौर बादल हों, अकाली दल बादल, या फिर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, इन तीनों के सांसदों ने संसद भवन से बाहर आकर प्रदर्शन भी किया है। हरसिमरत बादल ने कहा है कि कहीं ना कहीं पंजाब के साथ वैर निकाला जा रहा है। आज पंजाब की चुनावी पंथक राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिली है। श्रोमणी अकाली दल बादल ने ट्विटर पर एक लाइन की पोस्ट डालकर ये लिखा है कि वो अपनी कोर कमेटी को भंग करते हैं। कहीं ना कहीं इस फैसले को सुखबीर बादल की अकाल तख्त पर पेशी से जोड़कर भी देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो बागी हैं उनको बाहर दिखाने की तैयारी श्रोमणी अकाली दल में चल रही है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि बजट से रिलेटेड ही थी। और आज निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश किया है बतौर वित्त मंत्री। ऐसा करने वाली वो भारत की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं, क्योंकि इससे पहले जो एक हिसाब से कहें कि 6 बार ही कोई वित्त मंत्री लगातार बजट पेश कर पाया था। निर्मला सीतारमण ऐसी पहली हैं जो 7 बार लगातार कर पाई हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। आपको बता दें कि जो इलेक्शन ईयर होता है उसमें जब फरवरी में जो बजट पेश किया जाता है उसको इंटरिम बजट कहा जाता है और फुल फ्लैज बजट कहीं ना कहीं इलेक्शन के बाद आता है। तो आज कल जो मॉनसून सेशन शुरू हुआ था उसमें पहले आर्थिक सर्वेक्षण उसमें निर्मला सीतारमण ने पढ़ा था और आज 11 बजे उन्होंने आर्थिक जो बजट है भारत का उसको कहीं ना कहीं पढ़ा है। पहले हम जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसकी बात कर लेते हैं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण कल निर्मला सीतारमण पढ़ रही थी उसको हमने भी मोटा मोटा देखा है, थोड़ा हमने उसमें भी पढ़ा। उसमें ये लगा कि 1991 के बाद भारत कहीं ना कहीं ये स्वीकार कर रहा है कि जो खेतीबाड़ी है उसमें एक इकोनॉमी को बूस्ट करने की, उसको एक बड़े लेवल पे ले जाने की क्षमता है। और ये 1991 के बाद हो रहा है। 1991 पहली बार हो रहा है। मैं तो एक मान रहा हूँ कि स्वीकार कर रही है, नहीं तो एक इंडस्ट्रियल जो अप्रोच थी खेतीबाड़ी को लेकर वो 1991 के बाद रही कि खेतीबाड़ी से लोगों को निकाल कर ज़्यादा इंडस्ट्रियल और या फिर शहरों की तरफ लेके जाया जाए, इंडस्ट्री की तरफ लेके जाए, बिजनेसेस की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन पहली बार इस आर्थिक सर्वेक्षण में ये स्वीकार्यता दिखी है कि जो ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एक बड़ी भूमिका निभा सकता है और उसमें एक बड़े लेवल पे ग्रोथ करने की एक हिसाब से क्षमता है। और उसमें कुछ नीतिगत बदलाव करवाने की और करने की बात कही गई है। तो ये थोड़ा एक बार
देखना भी पड़ेगा कि किस किस्म के नीतिगत बदलाव किए जाएंगे, क्या वो नीतिगत बदलाव कॉरपोरेट के हक में किए जाएंगे या किसानों के हक में, ये देखने की ज़रूरत है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार 1991 का पहली बार ये दिखा है कि वो मान रहे हैं कि एग्रीकल्चर में इंडियन इकोनॉमी को बूम करने की क्षमता है। अब बात करते हैं आज के बजट की। तो बजट जब 11 बजे बजट भाषण खत्म हुआ निर्मला सीतारमण का, तो सबसे पहले तो उसका असर हमें मार्केट पे दिखा। मार्केट पे क्या दिखा, सेंसेक्स था वो 1000 पॉइंट गिर गया, लेकिन थोड़ी देर में संभल गया। निफ्टी में भी 200 अंक की गिरावट दिखी। लेकिन इसको अगर मैं आज पूरे दिन की मार्केट देख रहा था, तो आज इंडियन जो शेयर बाजार था वो कहीं ना कहीं फ्लैट रहा, मतलब सपाट रहा। उसमें कोई ज़्यादा हलचल मुझे तो देखने को नहीं मिली। ज़्यादा बिकवाली, एक डर था कि कहीं बिकवाली ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो अब बात करते हैं कि इस बजट में है क्या, किन किन चीज़ों पे फोकस करने की बात कही गई है। जो अगर आप निर्मला सीतारमण का जो बजट भाषण है उसको सुनेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि वो किसान की बात कर रही हैं, महिला की बात कर रही हैं, आदिवासी की बात कर रही हैं, दलित की बात कर रही हैं, तो ऐसा लगेगा कि बहुत सोशलिस्ट बजट है भाषण से। लेकिन ये सोशलिस्ट बजट नहीं है। हम सबको पता है कि जो कहीं ना कहीं ये बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने, जो सोन बॉन्ड्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए किया है, ताकि जो विदेशी पूंजी है उसका भंडार बने। और अब भारत कहीं ना कहीं कई मामलों में अगर कहें इकोनॉमी के स्तर पे कहें तो बहुत ख़राब भी प्रदर्शन कर रहा है। पहले मैं एक मोटा मोटा इसका बजट बताने से पहले एक बैकग्राउंडर आपको बता देता हूँ कि इंडियन मार्केट में अभी चल क्या रहा है। बेसिकली इंडियन मार्केट में कई चीज़ें घटी पिछले कुछ दिनों में। जैसे जो सबसे बड़ी चीज़ देखी गई कि एक प्रॉपर्टी में बबल क्रिएट हुआ, बहुत बड़ा उछाल कीमतों में देखा गया। और 2011 के बाद ये 2023 और 24 था जब हमें दिखा कि प्रॉपर्टी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल है। जो प्लॉट 10,000 रुपये गज बिक रहा था वो एकदम से 30,000 रुपये गज हो गया। जो ज़मीन 20 लाख प्रति एकड़ थी वो एकदम से 35 लाख प्रति एकड़ हो गई। तो ये उछाल देखने को मिला था। बहुत सारे लोगों ने इसको बबल भी कहा और कह रहे हैं अभी भी कि ये बबल है, क्योंकि रियल ग्रोथ नहीं है और कोई प्रोडक्शन यूनिट और बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में ऐसे पिछले कुछ सालों में नहीं देखने को मिली। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया, इसके कारण NHAI जो है वो कर्ज में दबी पड़ी है और सरकार ने उसको नया कर्ज देने से मना कर दिया है। और ये अगर मैं कर्ज का आंकड़ा बताऊं तो 3,48,000 करोड़ का कर्ज NHAI पे है। तो ये काफ़ी बड़ा होता है। उसका रीज़न ये रहा कि बड़े बड़े हाईवेज बना दिए गए, लेकिन ऊपर कमर्शियल फुटफॉल नहीं था। कमर्शियल फुटफॉल से मेरा मतलब है कि जो ट्रक चलते हैं, कमर्शियल व्हीकलों से ही ज़्यादा टोल टैक्स कलेक्ट होता है, तो उतना कमर्शियल फुटफॉल था नहीं, उतने ट्रक नहीं चल रहे थे उन हाईवेज पे, तो वो NHAI कर्ज में आई। एक बात ये। दूसरा, प्रॉपर्टी मार्केट में हमें बबल देखने को मिला। तीसरा जो जो ये भी देखा कि एक खबर आप बार बार सुनते थे कि भारत से रिकॉर्ड लेवल पे जो बिलियनियर और मिलियनियर थे वो बाहर भागे। तो वो बाहर भागने वाला क्या मामला था वो बता देता हूँ कि बेसिकली जो भारत में जो बिलियनियर हैं उनके जो बच्चे अब बड़े हुए हैं, यानी कि वो यंग हैं, वो जब बिजनेस करने के लिए आए हैं तो वो कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या यूनिट्स नहीं एस्टेब्लिश कर रहे, बल्कि कहीं ना कहीं वो ऐसा कर रहे हैं, पैसे से पैसा बनाना चाह रहे हैं। यानी कि वो कहीं पे कुछ पैसे डाल दे रहे हैं और जैसे ही उनको उस पैसे डालने से वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लो कोई प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद ली, 100 एकड़ खरीद ली, उसमें थोड़ा सा उनको लगा कि फ़ायदा हो रहा है, तुरंत वो वहाँ से पैसे निकाल के आगे लगा दे रहे हैं। यानी कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर जो बिलियनियर किड्स हैं वो फोकस कर रहे हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब एक तरफ तो जो आप देखेंगे कि पिछले 3 से 4 सालों में जो इंडस्ट्री थी या बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस थे, उन्होंने रिकॉर्ड स्तर पर कमाई की, लेकिन नई इन्वेस्टमेंट, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाई। और दरअसल ये चिंता भारत सरकार की भी रही। भारत सरकार उनको लगातार कोशिश करती रही कि वे लोग इन्वेस्ट करें, कि भाई आपकी रिकॉर्ड तोड़ आपकी बचत हो रही है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। जिससे एक इन्वेस्टमेंट होती है तो आप सबको पता कि मार्केट में पैसा भी आता है और जॉब क्रिएशन भी होती है। तो जॉब क्रिएशन आपने इस चुनाव में भी देखा कि बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा था। तो जो एक हिसाब से रियल टाइम जो जॉब क्रिएट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसका एक कारण ये था कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने मुनाफा तो खूब कमाया, लेकिन इंडियन मार्केट में पैसा वापस लगाया नहीं।
तो इसलिए जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो अलग किस्म से बिहेव कर रही थी कि एक तरफ प्रॉपर्टी की कीमतों में उछाल हो रहे हैं, सोना खूब उछल रहा है, और मार्केट में अलग अलग किस्म के ट्रेंड दिखे। म्यूचुअल फंड में एक बड़ा सेक्टर बन के उभरा। म्यूचुअल फंड में लोगों ने खूब पैसे लगाए, वहीं बैंक के जो डिपॉजिट्स थे उनमें कटौती देखने को मिली है। तो बैंकों का अपना एक हिसाब से उनको सर्वाइव करने, उनके सर्वाइवल का सवाल बना हुआ है बैंकों का। और एक कुछ चीजें दिखी, जैसे शहरों में जो अफोर्डेबल हाउसिंग थी उस मार्केट में कुछ भी नहीं बिका, यानी कि अफोर्डेबल हाउस या अफोर्डेबल जो प्लॉट थे जो कि आम मध्य वर्ग की कवरेज में होते हैं, वहां पर कोई बिकवाली नहीं दिखी। लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा के घरों में खूब बिकवाली दिखी। शहरों में दिखा कि 1 करोड़ से 5 करोड़ के घरों में या फिर प्लाटों में खूब बिकवाली हुई। इसके अलावा अगर गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों में 10 लाख से जो कम कीमतों की गाड़ियां थी उनकी सेल गिरी है, और 10 लाख से ऊपर की जो गाड़ियां थी उनकी सेल बढ़ी है। तो ये अलग किस्म से इंडियन इकोनॉमी में बिहेव किया कि कहीं ना कहीं एक सेक्शन के पास ठीक ठाक पैसा आया और जो मिडिल क्लास है वो वेला कर दिया, उसमें यानी कि खाली कर दिया। उसमें उसके पास ना परचेजिंग पावर दिखी, ना उसके पास घर से लेकर गाड़ी तक कोई नहीं दिखी। और यही कारण है कि जो मैं 1-2 दिन पहले आपको जिक्र कर रहा था कि जो इंडियन ऑटो मार्केट है वो एक गजब चीज में फंसी हुई है। वो किस चीज में फंसी हुई है? 70,000 करोड़ रुपए की इन्वेंट्रीज इंडिया के जो कार मार्केट है उनकी रुकी खड़ी हैं। टाटा सफारी, टाटा हैरियर, इन सब ने अपने पैसों में कटौती की है। XUV7 महिंद्रा ने अपनी SUVs के प्राइसेस में कटौती की है। बड़ा डिस्काउंट टोयोटा को अपनी हेलिक्स गाड़ी पे 12 लाख रुपए का डिस्काउंट इंडिया में देना पड़ रहा है। उसका कारण 70,000 करोड़ रुपए, जितने भी कार ब्रांड्स हैं इंडिया में, टाटा हो, महिंद्रा हो, मारुति हो और टोयोटा हो, इनके 70,000 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री बची खड़ी हैं। और इसीलिए जो एक हिसाब से ईयर के एंड में जो कारों के ऊपर डिस्काउंट होता था वो जुलाई के बीच में दिया जा रहा है और कारों की कीमतों में कटौती की जा रही है। तो ये जो इस हिसाब का जो जुलूस निकला इंडियन मार्केट का, उसमें कई रीजन रहे। और आपने देखा था कि जब चुनाव के रिजल्ट जिस दिन आए उस दिन इंडियन मार्केट में रिकॉर्ड स्तर पर जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उन्होंने शेयर मार्केट में अपने शेयर पैसा निकाल के खूब भागे। और जो मार्केट भी उन्होंने वो पहले निकाल के चले गए, पहले बेच के चले गए, और जो खरीदा वो हम सबको वो जो चुनाव से पहले ही हम कहें कि जनवरी फरवरी वो सीजन था जिसमें जो फॉरेन बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने इंडियन शेयर मार्केट से पैसा निकाला और आम जनता फंसी खड़ी रही। और इसी वजह से जब जो क्रैश भी हुआ 4 जून को, क्योंकि लोग लगातार एग्जिट पोल सर्वे सुन रहे थे तो उनको लग रहा था कि जो मोदी है वो बहुमत से आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एकदम से जो शेयर मार्केट था उसने 4 जून को अजब किस्म से बिहेव किया। तो ये पिछले कुछ इकोनॉमी के ट्रेंड रहे। और फिर जब कल आर्थिक सर्वेक्षण आया तो उससे कुछ सवाल भी उपजे। वो सवाल मैं आपके सामने मतलब पढ़ देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि जो आर्थिक राजनीतिक पहेलियां वो किस किस्म की थी। बहुत ज्यादा सब्सिडी दी गई और उसके कारण एक हिसाब से हम सबको पता है कि गांव में जो बीजेपी का बजट घटा, जो वोट बैंक घटा था उसमें फ्री राशन जैसी स्कीम, सब्सिडी, फूड सब्सिडी ज़्यादा दी जाएगी तो फ्री राशन बटेगा। 80 करोड़ लोगों को तिबारा से कहेंगे कि फ्री राशन का जुगाड़ मोदी सरकार को करना पड़ा है क्योंकि गाँव में उनके वोट परसेंट घटे हैं। तो ये समझ में आया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि दुनिया में हमारी नंबर 1 GDP ग्रोथ है लेकिन रोजगार नहीं बढ़े। इस पहेली का क्या जवाब देंगे कि आप कह रहे हैं कि हमारी दुनिया में GDP की ग्रोथ, हमारी दुनिया में हम नंबर 1 पर हैं लेकिन रोजगार नहीं बढ़े, इसका क्या, फिर तो आगे क्या होगा? फिर दूसरा, सरकारी खर्च में मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया। सरकार ने खूब खर्च किया लेकिन मांग नहीं बढ़ी। अब इसका क्या करेंगे, आगे क्या होगा? कोरोना के बाद हम सबको पता है कि जो सरकार थी उन्होंने कर्ज उठा के मार्केट को पंप करते रहे और उसका फायदा कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स ने नहीं उठाया, आम जनता तक वो पैसा नहीं पहुंचा। तो वो एक सवाल खड़ा हुआ कि फिर आगे क्या? ऐसे ही कंपनियों को, जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको खूब रियायतें दी गई लेकिन निवेश नहीं आया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो फिर आगे क्या? ये पहेलियां हैं। रोजगार नहीं बढ़े तो फिर आगे क्या? तो हम सबको पता है कि कितनी छूटें दी गई। इवन जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन बड़ी मछलियां हैं उनको अट्रैक्ट कर, जब इंडियन मार्केट अट्रैक्ट करती है तो पहले 40% का टैक्सेशन था, उसको भी घटा के 35% पे कर दिया गया, फिर भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आया।
तो कहीं ना कहीं जो बिग कॉरपोरेट्स थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो उस वजह से इनका मामला फंसा है। अब थोड़ा किसानों के ऊपर बात कर लेते हैं कि बजट में किसानों के लिए क्या मिला। पहले थोड़ा बता देते हैं कि जो ये न्यू टैक्सेशन पॉलिसी लेके आए थे उसमें इन्होंने जो मिडिल क्लास को 50,000 का कहा था कि आप 50,000 टैक्स भरिए, उसको अब ये न्यू टैक्स पॉलिसी के हिसाब से जो टैक्स पे कर रहे हैं उसको अब ये 50,000 से 75,000 पे ले गए। अब इस बार 75,000 भरने पड़ेंगे, यानी कि 25,000 का जो फिक्स टैक्स वाला था वो बढ़ाया है, 50,000 से 75,000 कर दिया। तो एक हिसाब से मध्य वर्ग की कमर तोड़ी है इसमें। दूसरी अगर हम बात करें जैसे कि जो राहुल गांधी ने कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, तो वो किस वजह से बोल रहे हैं, उसका रीजन ये है कि बिहार को और आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य घोषित तो नहीं किया लेकिन स्पेशल पैकेज दिए गए हैं। तो इस वजह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुर्सी को बचाने का बजट है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की बसाखियों पे ये सरकार टिकी हुई है। बिहार को 26,000 करोड़ रुपए अकेले हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए दे दिए, तो इसलिए ये भी बड़ा चर्चा का मुद्दा रहा। और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए अपनी जो चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट है अमरावती को कैपिटल बनाने का, तो अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपए दे दिए कि आप बनाओ, बढ़िया नई राजधानी बनाओ। और 11,000 करोड़ रुपए नीतीश कुमार को टूरिज्म डेवलप करने के दे दिए बिहार में, तो 37,000 करोड़ उधर दे दिए और 15,000 करोड़ तो ये अभी दिख रहे हैं। और अभी बजट डॉक्यूमेंट हम पूरा पढ़ेंगे तो ये भी देखना होगा कि आंध्र प्रदेश को और कितना दिया है। इसलिए राहुल गांधी इस बजट को कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ये अपनी कुर्सी बचाओ बजट है, और किसी राज्य को स्पेशल पैकेज मिला नहीं। हरियाणा वाले भी रोते रह गए, पंजाब वाले भी रोते रह गए। पंजाब वाले बेचारे सांसदों के पास क्या बचा, वो जो एमपी हैं पंजाब के वो सब आके बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा पंजाब को कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया, कोई रियायत नहीं दी, सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया, ये सब बेचारों ने कहा। और वो उनके पास बाहर आके मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हरियाणा में क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो सबसे पहले जो नायब सिंह सैनी हैं वो प्रकट हुए, उन्होंने कहा हाथ जोड़ के मोदी जी का धन्यवाद कर दिया और कहा कि जो खेती बाड़ी में जो बजट बढ़ाया है उससे हरियाणा का फायदा होगा। बजट बढ़ाया कितना पहले ये तो बात कर लें। पिछली बार 1,25,000 करोड़ का बजट था, अब की बार मामूली सा बढ़ा के 1,32,000 करोड़ कर दिया। उसके लेकर ये ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के धन्यवाद दे रहे हैं। हुड्डा साहब ने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने कहा कि एक बार भी हरियाणा का नाम नहीं लिया, कोई स्पेशल पैकेज देने की तो जरूर बात, और इसका असर वो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अब जो नायब सिंह सैनी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि 1,32,000 करोड़ कर दिया खेती बाड़ी का बजट, देखो 7,000 करोड़ बढ़ा दिया। अरे एक जेब से बढ़ाया दूसरी जेब से निकाल लिया। पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो बजट था वो 19,000 करोड़ था, उसको अब की बार 12,000 करोड़ कर दिया, 7,000 वहां से घटा दिए। जो मतलब क्या किया कि बेसिकली गांव की जो खेती जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो बजट था ना ग्रामीण सड़क योजना, उससे 7,000 करोड़ घटा के खेतीबाड़ी के बजट में डाल दिए। लेकिन इस खेतीबाड़ी बजट में जो खेतीबाड़ी को लेके जो विजन है वो भी सरकार ने शेयर किया है। वो क्या, एक नेचुरल फार्मिंग करेंगे, जीरो बजट खेती, यानी कि पहले ट्रेडिशनल तरीके से पहले जो खेती होती थी ना कि बीज फेंक दो और कोई खाद, कोई यूरिया, कोई डीएपी मत छिड़को। सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, वंदना शिवा जैसी जो एक्टिविस्ट हैं वो लगातार प्रचार करती हैं, लेकिन श्रीलंका उस मॉडल पर गई तो जो श्रीलंका की जो इकोनॉमी थी, रूरल इकोनॉमी, उसका नाश हो गया था। तो ये तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है शब्द नेचुरल फार्मिंग, लेकिन उसकी जड़ें कहाँ हैं? उसकी जड़ें किसानों की बर्बादी में भी हैं, ये भी हमें समझना चाहिए। तो एक हिसाब से जो मनरेगा का बजट कोई कुछ नहीं बढ़ाया, तो मजदूरों के लिए, तो ग्रामीण मजदूरों के लिए तो कोई खुशखबरी है ही नहीं, ये भी एक देखना है। और खेतीबाड़ी में विजन की जो मैं बात कर रहा था कि जीरो बजट खेती कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि हम 10,000 ऐसी यूनिट इस्टेब्लिश करेंगे जो कि परंपरागत फार्मिंग है, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, उसकी रिसर्च यूनिट होंगी और किसानों को नेचुरल फार्मिंग तरफ धकेलेंगे। यानी कि जो 10,000 जो यूनिट एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, तो पैसा तो ये वहां पर लगाएंगे। और इसको कह रहे हैं एग्रीकल्चर बजट, इसको एग्रीकल्चर रिसर्च बजट कह देते तो ज़्यादा बढ़िया था कि आपने पैसा उधर झोंकना है तो वो बात कर लेते। अब हम अगर और भी बात करें कि इस बजट पे किस किस किस्म की चीज़ें रही हैं, तो लगातार ये बात हो रही है कि खाद्य महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उसको लेकर बड़ा कहीं ना कहीं सवाल है। इसके अलावा जो योगी कह रहे हैं कि देखो मोदी कह रहे हैं कि हम ना युवाओं को रिकॉर्ड तोड़ रोजगार देंगे,
क्योंकि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था इलेक्शंस में। अब की बार इन्होंने क्या किया कि इंटर्नशिप एक योजना निकाली है। इंटर्नशिप में क्या करेंगे ये कि 1 साल की इंटर्नशिप करवाएंगे और 5,000 रुपये बच्चे को स्टाइपेंड देंगे। उसको ये कह रहे कि हम 1 करोड़ बच्चों को देंगे, तो उसको बड़ा इस बजट में प्रचारा गया है, तो उसका भी देखना होगा क्या हुआ। बाकी पंजाब से एक खबर थी, हम जो श्रोमणी अकाली दल है उन्होंने एक लाइन में लिख दिया कि हम अपनी कोर कमेटी को भंग करते हैं। और ऐसा ये संदेश, ये फैसला श्रोमणी अकाली दल का तब आया जब सुखबीर बादल की अकाल तख्त में पेशी है। तो कहीं ना कहीं अकाली दल और की जो पॉलिटिक्स उसमें बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। इसको सही से डिकोड तो पंजाब के जो पत्रकार हैं वो कर पाएंगे, मैं भी उनसे बात करूंगा और कल जरूर इसके ऊपर मैं बात डालूंगा। आज के लिए इतना ही, आपने मुझे सुना और शुक्रिया इसके लिए। और कल दोबारा मिलेंगे इसी किस्म की खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएस।